गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम है, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। और आज आपके हरियाणा प्रोफेसर एग्जाम की जो क्लास होने जा रही उसमें हम लोग बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की। पिछली क्लासेस में आपने पुर्तगीज कंपनी को डिस्कस किया है और पुर्तगीज कंपनी पे हमने 3 क्लासेस लिया है, उसको आप पीछे जाके देख सकते हैं जो बच्चे नए जुड़े हों। और आज हम बात करेंगे जो है यूरोपीय कंपनी में ईस्ट इंडिया कंपनी, जिन्होंने भारत पर बच्चों क्या किया, शासन किया। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के विषय में हम बात करने से पहले आपको ये बताएं कि वास्तव में देखिए, पहले आपने पढ़ा था यूरोपीय कंपनियों के आगमन का रीजन क्या था। ठीक है, तो उसमें हमने बहुत सारे रीजन आपको बताए थे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ब्रिटिश कंपनी या डच कंपनी के आने का क्या रीजन था, तो उसका एक बड़ा रीजन ये था कि पिछले 1498 से लेके 1600 ईस्वी तक, यानी लगभग 100 वर्षों तक अकेले पुर्तगीज कंपनी ने दक्षिण पूर्व एशिया या मध्य एशिया के पूरे व्यापार पर बच्चों अकेले मोनोपोली क्या किया, अर्जित किया। यानी जो लाभ पुर्तगीजों ने दक्षिण पूर्व एशिया से बच्चों कलेक्ट किया, उसका इंपैक्ट जो है यूरोपीय मार्केट में भी क्या हुआ, दिखाई दिया। आपने देखा कि पुर्तगीज जो है वो वहां से अपने यूरोप से वस्तुएं लाते थे, बदले में भारत से मसाला और अन्य चीजों को ले जाते थे। पुर्तगीजों ने अपने यहाँ पर किसी भी तरह का कैपिटलिज्म डेवलप नहीं किया, किसी भी तरह का इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलप नहीं किया, जिसकी वजह से जब पुर्तगीज व्यापार बच्चों भारत से समाप्त हुआ तो पुर्तगाल यूरोप में क्या हुआ, पीछे छूट गया। ठीक है, और इंग्लैंड जो है आगे इसलिए रहा क्योंकि इंग्लैंड भारत से जो व्यापार स्टेब्लिश किया, उस व्यापार से उन्होंने इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन को जन्म दिया। वहां पर जो है उन्होंने कंपनियों को बनाया, जिससे आगे चलकर इंग्लैंड जो है यूरोप के अन्य देशों के समक्ष जो है एक सरताज और एक लीडरशिप के तौर पर बच्चों उभर कर क्या हुआ, दिखाई दिया। और वो उसकी लीडरशिप तब जाके समाप्त हुई जब सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में अमेरिका ने एटॉमिक बम बच्चों जापान पर गिराकर इस बात को साबित किया कि हम सुप्रीम पावर बन चुके हैं। तब जाकर इंग्लैंड की लीडरशिप क्या हुई, समाप्त हुई। उससे पहले तक यूरोप में अगले 300 वर्षों तक बच्चों लगभग इंग्लैंड की लीडरशिप क्या रही, बनी रही। तो बात अगर हम करें इंग्लैंड की कि भाई यूरोपीय कंपनियों में ब्रिटिश कंपनी भारत क्यों आई, तो उसका एक बड़ा रीजन था कि जो पुर्तगीज ट्रेड हो रहा था, उस पुर्तगीज व्यापार का लाभ अकेले अभी तक जो है पुर्तगाल ले तो रहा था, लेकिन उसके इस आर्थिक लाभ से अन्य यूरोपीय देशों पर भी एक प्रभाव पड़ा। और परिणाम स्वरूप बच्चों सबसे पहली बार जनरल ड्रेक जो है 1590 के दशक में जो है वो जहाज के माध्यम से क्या करता है, पृथ्वी का चक्कर लगाता है। और उसने जब पृथ्वी का चक्कर लगाया तो उसने व्यापारिक लाभ का क्या किया, एक सर्वेक्षण किया या सर्वे किया। और उस सर्वे की जानकारी उसने इंग्लैंड के लोगों को भी दिया और ये बताया कि इन देशों और महाद्वीपों से व्यापार करने का एक बड़ा लाभ हो सकता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहली बार फर्स्ट टाइम बच्चों आपके सबसे पहली बार 1599 में जॉन मिडेल हॉल, जिनका नाम है जॉन मिडेल हॉल, तो जॉन मिडेल हॉल पहला अंग्रेज है जो स्थल भाग से क्या करता है, भारत आता है। ठीक है, ये स्थल भाग से भारत आया। और उस समय भारत में मुगल बादशाह अकबर क्या थे, शासक थे। उस टाइम पीरियड में मुगल बादशाह कौन था, अकबर था। तो मुगल बादशाह अकबर के समय ये भारत आता है और इसने देखा कि नहीं, भारत जो है वो व्यापार के मुफीद है, यानी व्यापार करने लायक है, काफी अच्छा लाभ यहां से गेन किया जा सकता है। ठीक है, तो इसकी रिपोर्ट भी बच्चों थी। जॉन मिडेल हॉल से पहले जो है ड्रेक की रिपोर्ट थी। ठीक है, ड्रेक की रिपोर्ट थी। और पुर्तगीज जो व्यापार कर रहे थे उसका तो एक प्रत्यक्ष अनुभव यूरोप के अन्य देश कर ही रहे थे। तो यूरोप के अन्य देश जो अनुभव कर रहे थे पुर्तगीज व्यापार का, उसका इंपैक्ट उनमें भी था। उनमें भी इच्छा जगी कि हम भी क्यों ना करें, जो पुर्तगीज कर रहे हैं हम क्यों नहीं कर सकते। और इंग्लैंड की अगर जियोग्राफिकल कंडीशन को आप देखेंगे तो इंग्लैंड चारों तरफ से क्या है, समुद्र से घिरा हुआ है। और समुद्र से घिरा होने की वजह से ऐसे देश जो चारों तरफ से समुद्र से घिरे हों, उनको किसी भी अन्य देश के आक्रमण का सामना तब करना पड़ता है जब उनके ऊपर कहीं न कहीं क्या किया जाए, नेवल अटैक किया जाए, यानी नौसैनिक आक्रमण किया जाए। और ऐसे देश अपनी सुरक्षा के लिए अपनी नेवल आर्मी को हमेशा पावरफुल बनाने की कोशिश करते हैं।
और दुनिया में इंग्लैंड की भी नेवल आर्मी जो है सबसे पावरफुल थी, और उसी नेवल आर्मी के वजह से भारत में और एशिया में आगे चलकर इंग्लैंड क्या करता है, एक लीडर के तौर पर उभर के आया। ठीक, तो इंग्लैंड भी बच्चों नेवल आर्मी में अच्छी कंडीशन में था, और पुर्तगीजों को अगर कोई हरा सकता था तो वह वही हरा सकता था जिसके पास एक अच्छी नेवल आर्मी हो। ब्रिटिश भारत में जब आए तो उनसे पहले पुर्तगीजों को तो मुगलों ने भी नहीं पराजित कर पाया। मुगल भी कारतेज लेते थे, यानी परमिट लेते थे अपनी नौकाओं को पानी में उतारने के लिए। तो पुर्तगीजों को डिफीट करके भारत के व्यापार का लाभ लेने और दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापारिक लाभ लेने के लिए जो है यूरोप में इंग्लैंड के व्यापारियों में भी बच्चों एक प्रबल इच्छा जागृत हुई, और इंग्लैंड के व्यापारियों ने भी मिलकर एक कंपनी स्टेब्लिश किया जिसका नाम था मर्चेंट एडवेंचर्स। कहते हैं कि 1599 में मर्चेंट एडवेंचर्स समूह ने क्या किया, एक कंपनी बनाई। ठीक है, मर्चेंट एडवेंचर्स समूह ने कंपनी को बच्चों क्या किया, एस्टेब्लिश किया। इन्हीं लोगों ने, अब ये क्या है, ये व्यापारियों का एक समूह है, एक कम्युनिटी है ट्रेडर्स की बच्चों, और इसी समूह ने बच्चों इसी को नाम दिया गया 31 दिसंबर 1600 को रानी एलिजाबेथ टेलर बच्चों दिख रहा होगा आप सभी को। तो रानी एलिजाबेथ टेलर ने इसी को क्या किया, रानी एलिजाबेथ टेलर ने इसी को ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में परमिट किया। कितने वर्षों का, ठीक है, तो रानी एलिजाबेथ टेलर ने इसको अनुमति दिया और इस कंपनी का नाम पड़ा ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी इसका नाम पड़ा। और यह कंपनी, चूंकि उस समय भारत में पुर्तगीज व्यापार कर रहे थे, तो स्टार्टिंग में ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि अगले 1601 से लेके 1603 और 1603 से लेकर 1608 यानी 1608 तक इस कंपनी ने अपना ट्रेड जो है वह दक्षिण पूर्व एशिया से किया। कहां से किया, दक्षिण पूर्व एशिया से किया। ठीक है, इस कंपनी का जो ट्रेड हुआ वो कहां से होता है, दक्षिण पूर्व एशिया से हुआ। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया से 1608 के बाद जो है इन्होंने अपना ध्यान भारत की तरफ किया, और भारत में व्यापारिक अनुमति लेने की बच्चों इस कंपनी द्वारा क्या की गई, कोशिश की गई। ठीक है, भारत में व्यापारिक अनुमति लेने का प्रयास इस कंपनी के द्वारा 1608 के बाद किया गया, और 1608 में पहली बार ब्रिटिश कंपनी ने भारत में ट्रेडिंग परमिशन लेने के लिए क्या किया था, जॉन मीडर, उनको बच्चों क्या नाम है, विलियम हॉकिंस को एक दूत के रूप में क्या करती है, भेजती है। तो यहां पे देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना बच्चों पूर्व के साथ इंग्लैंड के व्यापार के लिए की गई। 31 दिसंबर 1600 को रानी एलिजाबेथ टेलर ने कंपनी को चार्टर दिया। ठीक है, और 15 साल के लिए बच्चों ये चार्टर मिला हुआ था, लेकिन बाद में राजा जेम्स ने इस चार्टर को क्या कर दिया, अनिश्चित काल के लिए आगे बढ़ा दिया था। पहले तो ये 15 ईयर के था, 15 साल के लिए था, तो 15 साल के लिए बच्चों तो रानी एलिजाबेथ टेलर ने दिया था, लेकिन इसे आगे चलकर राजा जेम्स क्या करते हैं, अनिश्चित काल के लिए बढ़ा देते हैं। राजा जेम्स अनिश्चित काल के लिए इसे क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। अनिश्चित काल के लिए राजा जेम्स ने इसे क्या किया, आगे बढ़ा दिया। ठीक है, राजा जेम्स इसे अनिश्चित काल के लिए बच्चों आगे बढ़ा देते हैं, और ये कब होता है, 1609 में। ठीक है, यानी कंपनी को पूरब से व्यापार, अब पूरब में भारत भी इंक्लूड है, पूरब में पूरा दक्षिण पूर्व एशिया भी इंक्लूड है। यानी अकॉर्डिंग टू इंग्लैंड यदि देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू इंग्लैंड आप देखोगे तो भारत कहां पड़ेगा, पूरब में पड़ेगा। ठीक है, अगर इंग्लैंड के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो भारत जो है वो जो कहां दिखाई देगा, पूरब में दिखाई देगा। तो चलिए कंपनी को अनुमति तो मिल गई। रानी एलिजाबेथ टेलर बेहद खूबसूरत थी, और इन्होंने ही बच्चों परमिट किया कंपनी को कि भाई कंपनी जो है क्या करेगी, कंपनी जो है व्यापार करेगी। ठीक, और कंपनी को रानी एलिजाबेथ टेलर ने 15 वर्षों के लिए बच्चों क्या किया, परमिट प्रदान किया। और फिर जो है 1608 के बाद जो है आपके विलियम हॉकिंस द्वारा क्या किया गया, प्रयास किया गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में भी व्यापार की अनुमति जो है क्या किया जाए, जहांगीर के द्वारा दिया जाए। ठीक है,
जहांगीर को बच्चों दिया जाए। ठीक है, अब देखिए, तो सबसे पहले जो है क्या किया गया, 1608 में विलियम हॉकिंस, 1608 में विलियम हॉकिंस जो है ये बच्चों आता है किसके दरबार में, जहांगीर के। और हालांकि ये भारत आया, जहांगीर से कब मिला, ये 1609 में, ये ध्यान रखिएगा। जहांगीर से मुलाकात कब होती है, तो आगरा में मुलाकात होती है, और आगरा में ये मुलाकात 1609 में हुई। आया भारत कब, तो भारत आता है ये कब, तो भारत आया बच्चों ये 1608 में। ठीक है, 1608 में भारत आता। बट यहां पर जो है इनको परमिशन नहीं मिलती है, और परमिशन ना मिलने के कई रीजन थे। परमिशन ना मिलने का सबसे पहला रीजन था कि पुर्तगालियों द्वारा विरोध किया गया। पुर्तगाली बच्चों, पुर्तगालियों द्वारा विरोध हुआ, और बाद में आपने देखा कि पुर्तगाली और मुगल बादशाह का एक डेलीगेशन आपस में वार्तालाप करता है, ठीक है, कि इनको परमिशन दी जाए कि न दी जाए। हालांकि परमिशन इनकी रद्द हो गई, पुर्तगालियों द्वारा इसका विरोध किया गया, जिससे ब्रिटिश कंपनी को भारत में ट्रेडिंग परमिशन नहीं मिली। ठीक है, लेकिन इसी बीच एक ऐसी घटना घटती है, और उस घटना के वजह से जो है मुगलिया सल्तनत ने ब्रिटिश कंपनी को भारत में परमिटेड कर दिया। और वह घटना थी बच्चों स्वाली का युद्ध। कौन सा युद्ध, स्वाली का युद्ध। कहते हैं कि 1612 में एक युद्ध होता है, ठीक है, और वह युद्ध हुआ बच्चों स्वाली, ये गुजरात में है, स्वाली का युद्ध। और ये स्वाली का युद्ध जो लड़ा गया, ये स्वाली का युद्ध लड़ा गया पुर्तगालियों और किसके बीच, अंग्रेजों के बीच। किसके बीच, पुर्तगालियों और अंग्रेजों के बीच। पुर्तगालियों और अंग्रेजों के बीच ये लड़ा गया। ठीक है, पुर्तगालियों और अंग्रेजों के बीच बच्चों क्या हुआ, ये लड़ा गया। पुर्तगाली और अंग्रेजों के बीच ये लड़ा जाता है। और यहां पे आप देखेंगे कि यहां पे बच्चों आप देखें तो पुर्तगाली और अंग्रेजों के बीच जब ये लड़ा गया, तो यहां कैप्टन वेस्ट जो है लीड कर रहा था। कैप्टन वेस्ट नाम था जो यहाँ का लीडर था, ब्रिटिशों का लीडर। ठीक है, जहाजों का नाम बच्चों मैंने कल बताया था, कल की क्लास में कमेंट करके बताना कि वो पुर्तगीज 2 जहाजें कौन थी जो ब्रिटिश अंग्रेजों के खिलाफ बच्चों लड़ी थी। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ऑफलाइन। और यहां पर जो है कैप्टन वेस्ट ने बच्चों पुर्तगालियों को हरा दिया। जैसे ही पुर्तगाली अंग्रेजों से हार गए, तो मुगल बादशाह को यह लगा कि अंग्रेजों के द्वारा पुर्तगालियों को नियंत्रित किया जा सकता है, लोहे को लोहा काट सकता है। और तुरंत मुगल बादशाह जहांगीर बच्चों 1613 में ब्रिटिश कंपनी को परमिशन दे देते हैं। ब्रिटिश कंपनी को परमिशन बच्चों दे देते हैं। हालांकि ब्रिटिश कंपनी ने 1608 में गुजरात के सूबेदार की परमिशन से सूरत में इन्होंने बच्चों एक न्यू अपने फैक्ट्री की डाल दिया था। बाद में इसे 1613 में परमिटेड कर दिया गया। तो इसलिए सूरत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री क्या की जाती है, मानी जाती है। जब आपसे पूछा जाता है कि अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहां बनाया, गर्म पानी, अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहां बनाया, तो ये बताया जाता है कि अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री बच्चों सूरत में बनाया। जबकि दक्षिण भारत में इनकी पहली फैक्ट्री कहां थी, मसूलीपट्टनम में, 1611 में। ठीक है, 1611 में जो है इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री बनाया, कहां पर, मसूलीपट्टनम में। ठीक है, मसूलीपट्टनम जो है इनका सेंटर है। तो मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री क्या किया था, स्टेब्लिश किया था। मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री साउथ बच्चों 1611 में स्टेब्लिश किया। ठीक, 1611 में इन्होंने क्या किया था, स्टेब्लिश किया। अब इसके आगे हम देखें कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, एवरी ईयर दे वेयर सिलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स एट द जनरल मीटिंग। ईस्ट इंडिया कंपनी बच्चों जो बनाई गई, इसमें होता क्या था कि कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर्स होते थे, चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी कंबाइंड पूंजी से बनी हुई एक प्राइवेट कंपनी थी। ये क्वेश्चन भी आपके यूपीएससी में पूछा गया है कि कौन सी प्राइवेट कंपनी थी। तो प्राइवेट कंपनी यह होती है जिसमें कई लोग मिल के बच्चों या कोई अकेला पर्सन अपने लेवल पर किसी कंपनी को स्टेब्लिश करे। ठीक है, तो आप मेरे यहां पर एक चीज देखना होगा कि यदि ईस्ट इंडिया कंपनी को देखें तो कंपनी क्या है भाई, मर्चेंट एडवेंचर्स। हमने आपको बताया कि मर्चेंट एडवेंचर्स, तो मर्चेंट एडवेंचर्स का क्या मतलब है, इसका मतलब हुआ ये व्यापारियों का एक समूह है।
ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स है, तो ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स है तो ये सबने मिलकर क्या किया था, कंपनी को स्टेब्लिश किया था। दैट मीन्स कि सारे शेयर होल्डर्स हैं उसमें, शेयरधारक मतलब भागीदार, ठीक है, मालिकाना हक आपका उसमें है, ठीक है। शेयरधारक में क्या होता है कि कंपनी के प्रॉफिट और लॉस में दोनों में आपकी बराबर की भागीदारी होती है। जब भी कंपनी प्रॉफिट में होगी, जब भी कंपनी लॉस में होगी, तो दोनों में आपको क्या करना होगा, अपनी भागीदारी निभाना होगा। तो यहां पर देखें तो एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष बच्चों जनरल मीटिंग होती थी, इसको जनरल मीटिंग कहते हैं, ठीक है। जनरल मीटिंग होती थी किसकी, शेयर होल्डर्स की, ठीक है। जितने भी कंपनी के भागीदार होते थे उनकी मीटिंग होती थी, जिसमें से 24 जो है क्या होते थे, डायरेक्टर्स चुने जाते थे। 24 जो है डायरेक्टर्स चुने जाते थे और इन्हीं 24 से बच्चों क्या बनती थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। क्या बनता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनता था। और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यहां बनाया जाता है, वह कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ही भारत में कंपनी के लिए गवर्नर जनरल का क्या करता था, चुनाव करता था, ठीक है। यानी गवर्नर जनरल कंपनी का कौन होगा, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या करती थी, डिसाइड करती थी। हालांकि बाद में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को खत्म करके भारत सचिव का पद बना दिया जाएगा 1858 में, ठीक है। और भारत सचिव को सपोर्ट करने के लिए 15 सदस्यों की एक कमेटी गठित की जाएगी, 15 सदस्यीय एक कमेटी बना दी जाएगी जो सपोर्ट करेगी किसको, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया को, ठीक। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जी ही, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बच्चों यहां पे क्या करता है, लीड करता है। अभी जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट का अभी इस पे कोई इंटरफियरेंस नहीं है, किसी भी तरह का यहां पे हस्तक्षेप जो है ब्रिटिश कंपनी का नहीं है, ठीक है। यहां पे ब्रिटिश कंपनी का कोई हस्तक्षेप नहीं है, ठीक है, कोई हस्तक्षेप नहीं है। अब देखिए, कहते शुरू में जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई या आने का प्रयास करती है, तो कह रहा है कि इनिशियली एन इंडिपेंडेंस फ्लीट ऑफ ग्रुप ऑफ द ट्रेडर्स वाज सेंट। शुरू में व्यापारियों के समूह का एक स्वतंत्र बेड़ा भारत में भेजा गया। ऐसे यात्रा से प्राप्त लाभ को वे आपस में बांट लेते थे। पहले जो कंपनी के लोग थे, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग पहले व्यापारिक समूह के रूप में भारत आते थे। जैसे मान लीजिए 20, 25, 50 व्यापारी मिलके यूरोप से चले, इंग्लैंड से चले और भारत आए, और जो भी भारत से उन्होंने व्यापार किया, जो भी लाभ यहां से गेन किया, उसको आपस में क्या करते थे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे यूरोप में ले जाकर, ठीक है। और शुरू में कंपनी इंडोनेशिया के मसालों में खासकर काली मिर्च पर बच्चों पूरा फोकस कर रही थी। जैसा कि मैंने बताया कि स्टार्टिंग में आप देखेंगे तो 1601 से लेकर 1608 तक ईस्ट इंडिया कंपनी जो है दक्षिण पूर्व एशिया से ट्रेड कर रही थी, दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार कर रही थी। और जल्दी ही ये भारत में बच्चों कपड़े के व्यापार में इंटरेस्ट लेने लगे, ठीक है। हालांकि इनसे पहले कपड़े के व्यापार में इंटरेस्ट बच्चों डचों ने लिया था। हालांकि बाद में डच जो है मसालों के व्यापार से हटकर पूरी तरह जो है वो कपड़ों के व्यापार पर ही डिपेंड हो जाएंगे, ठीक है। वो कपड़ों के व्यापार पर ही पूरी तरह से डिपेंड हो जाएंगे। पूरी तरह कपड़ों के व्यापार पर ही डिपेंड हो जाएंगे। आगे चलकर जो है इन्होंने कपड़ों को भी ले लिया और मसालों पर भी बच्चों इन्होंने क्या किया, फोकस किया, ठीक। तो डचों एवं मुगल सत्ता से टकराव से बचने के लिए अंग्रेजों ने दक्षिण भारत के छोटे छोटे राज्यों पर सबसे पहला बच्चों अपना इन्होंने क्या किया, ध्यान केंद्रित किया। और ये एक तरह से क्या है, बुद्धिमानी भी है, ठीक है। ये बच्चों एक तरह से बुद्धिमानी भी है कि भाई जब आप जो है उस कंडीशन में ना हो कि किसी एक बड़ी सत्ता का विरोध कर सकें, तो ऐसे टाइम पीरियड में आपको ये कोशिश करना चाहिए कि आप जो है उन छोटे राज्यों को क्या करें, टारगेट करें, ठीक है। और दक्षिण में इस समय दक्षिण भारत जो है वो पूरी तरह से बच्चों क्या है, डिवाइड है। दक्षिण भारत को आप देखेंगे तो वो गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, ठीक है, आपके बरार, बीदर, इन सभी में क्या है, बटा हुआ है, ठीक है। इन सभी में बच्चों वो क्या है, डिवाइड है। तो यहां पर जो है एक अपॉर्चुनिटी थी अंग्रेजों के लिए कि वो साउथ को टारगेट करके वहां पर अपने व्यापार को क्या करें, इस्टेब्लिश कर सके। यदि साउथ इंडिया को आप देखें तो साउथ इंडिया कभी बहमनी और विजयनगर साम्राज्य में डिवाइड हुआ करता था, ठीक है। कभी जब उत्तर भारत में सल्तनत काल था तो दक्षिण में जो है विजयनगर और बहमनी हुआ करता था। लेकिन अभी कंडीशन क्या है, जब उत्तर में यूरोपियंस आ गए, जब भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन शुरू हुआ,
तो यूरोपीय कंपनियों के आगमन की जब स्टार्टिंग हुई तो इस समय जो राज्यों की कंडीशन है आप देखें तो ये है बच्चों आपका अहमदनगर, ठीक है, ये आपका अहमदनगर है, ठीक है, ये अहमदनगर हो गया। अहमदनगर के अतिरिक्त आप देखें तो ये जो है आपका, ये आपका बच्चों बरार, ठीक है, इमाद शाही बरार हो गया। ये आपका गोलकुंडा, ये बच्चों गोलकुंडा हो गया। ये आपका बीच में है बीदर, बीच में क्या है, बीदर है। और ये आपका बीजापुर है, और ये आपका बीजापुर बच्चों, ये देखिए ये आपका बीजापुर है, तो ये बीजापुर हो गया। ये आपका अहमदनगर, अहमदनगर आपका बरार, बरार हो गया। ये आपका बीदर हो गया, ये आपका गोलकुंडा हो गया। ये आपके बहमनी साम्राज्य के विभाजन से बने थे। ये किसके विभाजन से बने, तो बहमनी साम्राज्य के विभाजन से बने थे। ये आपके बहमन साम्राज्य के विभाजन से बने, बहमन साम्राज्य के विभाजन से, बहमन साम्राज्य के विभाजन से बने थे। और साउथ में आप देखेंगे तो ये आपका अभी जो है बच्चों ये विजयनगर डायनेस्टी है। तो विजयनगर डायनेस्टी एक हिंदू डायनेस्टी है, और ऊपर जो है आपका एक मुस्लिम डायनेस्टी है। ये क्या है, ये आपकी मुस्लिम डायनेस्टी है, ये आपकी एक मुस्लिम राज्य या मुस्लिम डायनेस्टी है, ठीक। तो इसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसे आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर आप देखिएगा तो आप जो है कहते हैं कि अब अंग्रेजों के लिए अपॉर्चुनिटी क्या है, तो अंग्रेजों के लिए अपॉर्चुनिटी ये है, अंग्रेजों के लिए अपॉर्चुनिटी क्या है, तो अंग्रेजों के लिए अपॉर्चुनिटी बच्चों ये है कि अंग्रेज जो है, ये जो आपका सेक्टर है, ठीक है, ये पूरी तरह से पुर्तगीज के कंट्रोल में था, ठीक है, पुर्तगीजों के कंट्रोल में था। तो अंग्रेजों के लिए जो है अपॉर्चुनिटी थी कि वो क्या करें, तो वो आपके इस सेक्टर पर टारगेट कर सकते थे, यानी जो आपका पूर्वी तट है जिसे आप कोरोमंडल तट कहते हैं, कोरोमंडल तट पर वो अपना वर्चस्व बना सकते थे, ठीक है, क्योंकि यहां पर जो है उस तरह का प्रभाव पुर्तगीज का नहीं था जिस तरह का प्रभाव यहां था, क्योंकि दीव में, दमन में, बंबई में, ठीक है, गोवा में, कालीकट, कोच्चि, ये सारे जो है पुर्तगीज फैक्ट्री थे। और यहां पे आप देखेंगे तो केवल नागापट्टिनम में था पुर्तगीज, कहां थे, नागापट्टिनम में थे, नागापट्टिनम में बच्चों पुर्तगीज थे, और आपके जो है सेंथोमे में थे, सेंथोमे जो आपको पुंडुचेरी में है। तो यहां पर दो ऐसे सेंटर थे जहां पुर्तगीज फैक्ट्री थे, लेकिन यहां पर जो है आसान था, ठीक है, आसान था कि यहां पर फैक्ट्री को एस्टेब्लिश किया जाए या इस तट को टारगेट किया जाए, ठीक है, क्योंकि ये तट अभी उतना प्रतिद्वंदिता यहां पर बच्चों नहीं थी, उतनी प्रतिस्पर्धा यहां पर नहीं थी जितनी प्रतिस्पर्धा जो है उस सेक्टर में थी। इसलिए अंग्रेजों ने आपके पूर्वी तट को क्या किया, टारगेट करना शुरू किया। अंग्रेजों ने पूर्वी तट को क्या किया, टारगेट करना स्टार्ट किया, ठीक है, इन्होंने पूर्वी तट को बच्चों टारगेट करना क्या किया, शुरू किया। इसलिए आप देखेंगे तो अंग्रेज जो है, अंग्रेज बच्चों आपके पूर्वी तट पर अपना पहला नगर स्टेब्लिश करेंगे जिसे आप क्या कहोगे, मद्रास, ठीक है। मद्रास की स्थापना जो है फ्रांसिस डे के द्वारा किया गया था, ठीक है, फ्रांसिस डे के द्वारा बच्चों किया गया था। तो यहां देखिए क्या कह रहा है, डचों और मुगलों से टकराव की कंडीशन थी, तो इन्होंने दक्षिण भारत को टारगेट किया, और 1622 में अंग्रेजों ने ओरमुजपुर पर कब्जा किया। कहां पर, ओरमुज पर, 1622 में, 1622, ठीक है, 1622 में इन्होंने ओरमुज, इसे ओरमुजपुर भी कहते हैं, इस पर बच्चों इन्होंने कैप्चर किया, और यह एक महत्वपूर्ण विजय थी क्योंकि इसके पश्चात वे पुर्तगालियों के आक्रमण से सुरक्षित हो गए। ओरमुज बच्चों उनके लिए एक प्रोटेक्टिव एरिया था, यहां पर वो अपने आप को सुरक्षित कर सकते थे अंग्रेज, इसलिए अब उनके लिए कहीं न कहीं भारत में जो है अब एक सुरक्षित प्लेस मिल गया था, और यहां से वो फिर अपने आप को आगे ले जा सकते थे। विलियम हॉकिंस बच्चों ये मैंने बता ही दिया, सूरत में कारखाना खोलने की अनुमति प्राप्त करने का सफल प्रयास करता है, जहांगीर के दरबार में आकर 1609 में ये मिलता है, बट इसको परमिशन नहीं मिल पाई जहांगीर से, ठीक है, तो जहांगीर से परमिशन नहीं मिल पाई थी। फिर अगला प्रयास जो है सर थॉमस रो द्वारा किया गया, कब, 1615 में,
ठीक है। तो 1615 में अगला अटेम्प्ट कौन लेता है, तो सर टॉमस लो लेता है। ये जहांगीर के साथ वाणिज्यिक संधि करने में बच्चों क्या रहा, असफल रहा। और यद्यपि मुगल भारत में विभिन्न स्थानों पर कारखाने स्थापित करने के उसके विशेषाधिकार सुनिश्चित किए गए। यहां पर बच्चों ये अनुमति देखिए उसको इस बात के लिए मिल गई, सर टॉमस रो को। सर टॉमस रो को जहांगीर के साथ व्यापारिक संधि करने में असफल रहा। व्यापारिक संधि तो नहीं हो पाई, लेकिन मुगल भारत में विभिन्न स्थानों पर कारखाने स्थापित करने के उसके विभिन्न विशेषाधिकार सुनिश्चित किए। ठीक है, यानी कारखानों की परमिशन दी गई और उन्होंने अपनी नीति के अंतर्गत चेतावनी, संधियां, षड्यंत्र और आक्रमण का सहारा लिया। अंग्रेजों ने आगे चलकर किन चीजों का सहारा लिया, ठीक है, तो चेतावनी का, संधियों का, षड्यंत्र का और आक्रमण का, इन चीजों का बच्चों उन्होंने क्या किया, सहारा लिया और अपने आप को भारत में स्टेब्लिश करने की क्या की, कोशिश की। अब देखिए कह रहे हैं कि 1689 में स्थानीय राजा से मद्रास बच्चों लीज पर लिया। 1639 है ये, 1639 में स्थानीय राजा से, और ये स्थानीय राजा कौन है, चंद्रनगर के राजा हैं। चंद्रनगर बच्चों विजयनगर का पार्ट है। चंद्रनगर के राजा से मद्रास को बच्चों लीज पर लेता है। कौन लेता है, फ्रांसिस डे लेता है। कौन लिया, फ्रांसिस डे लिया। और यहीं पर 1640 में फ्रांसिस डे ने मद्रास नगर की क्या की, स्थापना किया, मद्रास नगर स्टेब्लिश किया। इसी मद्रास नगर को आगे चलकर फोर्टिफाइड किया गया, यानी दुर्गीकृत कर दिया गया, और ये कहलाया सेंट फोर्ट जॉर्ज। क्या कहलाया ये, तो सेंट फोर्ट जॉर्ज। ठीक है, तो इस तरह साउथ में इन्होंने अपना पहला सेंट्रिक प्लेस बनाया। ठीक है, और सेंट्रिक प्लेस बनाने का सबसे कारण ये था कि यह ज्यादा सुरक्षित था, क्योंकि पुर्तगीजों का यहाँ पर ज्यादा वर्चस्व बच्चों नहीं था। ठीक है, तो इन्होंने मद्रास में पहली प्रेसिडेंसी बनाई। अच्छा, फैक्ट्री का मीनिंग क्या होता है, फैक्ट्री का जो मीनिंग है वो मीनिंग ये है, फैक्ट्री के जो मीनिंग है बच्चों, फैक्ट्री की मीनिंग ये है कि फैक्ट्री की मीनिंग ये है कि वहां पर जो है बेसिकली क्या होता है कि या तो सामानों को, भाई फैक्ट्री का सेंस यहाँ प्रोडक्शन से नहीं था, फैक्ट्री का सेंस यहाँ प्रोडक्शन से नहीं है। फैक्ट्री का सेंस यहाँ इस बात से है कि कैसे जो है चीज़ों को, वस्तुओं को परचेज करके लाकर वहाँ पर क्या किया जाता था, स्टोर किया जाता था, और वहीं पर लोग रहते भी थे। तो फैक्ट्री का मतलब होता था कि वहाँ रेजिडेंशियल भी होता था और वहाँ पर वस्तुओं का संकेंद्रण भी होता था, वस्तुओं का कलेक्शन भी होता था। ठीक है, वहाँ पर वस्तुओं को इकट्ठा भी किया जाता था, दोनों चीज़ें होती थी। तो ये क्वेश्चन भी यूपीएससी में आया हुआ है। मद्रास एक बंदरगाह के रूप में था बच्चों। ठीक है, और अंग्रेजों ने राजा को आधा सीमा शुल्क देने का वादा किया था मद्रास बंदरगाह का, और इसके बदले में उन्होंने किलेबंदी करने की अनुमति मांगी, अपना सिक्का जारी करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। क्या वादा करके, आधा बेनिफिट देने का वादा करके, कि भाई जो भी हम यहाँ से सीमा शुल्क जो मिलेगा, यानी कस्टम ड्यूटी जो हमें मिलेगी, ठीक है, तो इन मद्रास को उन्होंने अपने अधीन किया। तो अंग्रेजों ने राजा को आधा सीमा शुल्क देने का वादा करके मद्रास के दुर्गीकरण करने का, साथ साथ अपना सिक्का जारी करने का, दोनों अधिकार जो है उन्होंने क्या किया, अर्जित कर लिया। ठीक है, ये दोनों अधिकार बच्चों उन्होंने क्या किए, प्राप्त कर लिए। दोनों अधिकार उन्होंने क्या किए, प्राप्त कर लिए। आगे देखिएगा, तो यहां पे देखिए 1640 ईस्वी में, 1640 ईस्वी में, 1640 में विजयनगर के राजा थे, जो मैंने बताया बच्चों। ठीक है, वही कि विजयनगर के शासकों के एक रिप्रेजेंटेटिव थे जिनका नाम चंद्रगिरी के राजा था, उनसे बच्चों इन्होंने लिया था, और यहाँ पर सेंट जॉर्ज किले का निर्माण किया गया। ठीक है, और इसके भीतर बच्चों कारखाने खोले गए, मद्रास के भीतर कारखाने खोले गए। और 1661 में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय, अब देखिए अंग्रेजों ने ओवरऑल भारत में कितनी प्रेसिडेंसी बनाए, 3। अंग्रेजों ने भारत में बच्चों कितनी प्रेसिडेंसी बनाए, 3 प्रेसिडेंसियां उन्होंने स्टेब्लिश किया। उसमें पहली प्रेसिडेंसी आपकी कौन है, मद्रास है।
दूसरी बच्चों आपकी बंगाल है, तीसरी आपकी बंबई है। तो मद्रास को किस तरह से इन्होंने लिया उसको मैंने बता दिया। आइए जरा देखते हैं कि वास्तव में बंबई कैसे इनको मिला। तो बंबई जो प्रेसिडेंसी है वो बेसिकली 1661 में जो इंग्लैंड के युवराज चार्ल्स द्वितीय हैं उनका विवाह होता है किससे? पुर्तगीज राजकुमारी कैथरीन मेयो से। तो पुर्तगीज राजकुमारी कैथरीन से जब 1661 में इनका विवाह हुआ तो दहेज के रूप में, जिसे आज आप बंबई कहते हैं, वो जो लैंड जो पुर्तगीज के अधीन थे, जो पुर्तगीज कंपनी के अधीन थे, ठीक है, उसे क्या किया गया? उसे दहेज के रूप में हैंडओवर किया गया। किसे? पुर्तगीज कंपनी को। और जब पुर्तगीज कंपनी को हैंडओवर किया गया तो वो 1668 में किया गया था। शादी कब हुई? 1661 में। और जो हैंडओवर किया चार्ल्स द्वितीय, चूंकि चार्ल्स द्वितीय कहां है? इंग्लैंड में है, तो चार्ल्स द्वितीय इंग्लैंड में बैठकर यहां की लैंड का क्या बेनिफिट ले पाते है कि नहीं? तो उन्होंने अपने ही लोगों को यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक के बदले क्या कर दिया? हैंडओवर कर दिया। ठीक है, 10 पाउंड वार्षिक के बदले उन्होंने हैंडओवर कर दिया। ठीक है, और 10 पाउंड वार्षिक के बदले जब पुर्तगीजों को बच्चों ये मिला तो यहीं पर जो है गेरोल्ड अंगियार ने, क्या नाम था? गेरोल्ड अंगियार। बच्चों कहते हैं कि गेरोल्ड अंगियार ने यहां पर बंबई नगर की क्या की? स्थापना। ठीक है, गेरोल्ड अंगियार जो है बंबई नगर की क्या करता है? स्थापना करता है। ठीक है, तो गेरोल्ड अंगियार बंबई नगर को स्टेब्लिश करता है। ठीक, तो यहां पर बंबई नगर की क्या की गई? स्थापना की गई गेरोल्ड अंगियार के द्वारा। आगे है 1687 में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय सूरत में, बंबई में बच्चों लाया गया। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय सूरत से कहां लाया गया? बंबई। इससे पहले मुख्यालय कहां था? सूरत था, क्योंकि सूरत पहली फैक्ट्री थी। सूरत बच्चों क्या थी? पहली फैक्ट्री थी। सूरत जो है 1608 में स्थापित पहली फैक्ट्री थी, तो यहीं पर सेंटर था। अब ये मुख्यालय सूरत से 1687 में बंबई लाया गया, जब बंबई शहर बन गया। ठीक है, बंबई शहर जब बन गया तो बंबई बच्चों बंबई कब लाया गया? तो बंबई लाया गया 1687 में, 1687 में लाया गया। ठीक है, अब देखें तो 1633 ईस्वी में उड़ीसा के बालासोर में, अब देखिए उड़ीसा में इन्होंने कब कैप्चर किया? तो 1633। और 1651 में बंगाल में इन्होंने बच्चों एंट्री मारा, हुगली में। पहले हुगली किसके अधीन था? पुर्तगीजों के अधीन था। जब ये 1651 में यहां पर आए तो इस समय मुगल बादशाह कौन थे? शाहजहां थे। मुगल बादशाह बच्चों शाहजहां था। और इस समय बंगाल का जो सूबेदार था उसका नाम था शाह शुजा। बंगाल का सूबेदार कौन था? तो बंगाल का सूबेदार शाह शुजा था। ठीक है, बंगाल का सूबेदार कौन है? शाह शुजा। बंगाल का सूबेदार जो है शाह शुजा था। तो बंगाल के सूबेदार शाह शुजा ने बच्चों क्या किया था? ठीक, इनको जो है बंगाल माने वहां पर व्यापार करने की क्या की? परमिशन दी। बोर्ड आपको दिख रहा है कि नहीं? राइटिंग वर्क आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं बच्चों? अच्छा, राइटिंग वर्क जो है थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि क्लियर नहीं आ रहा है। अच्छा, मैं पेन को चेंज करता हूं, एक सेकंड, मैं पेन को बदलता हूं। ठीक है, कोई नहीं, कोई नहीं बच्चों, वाइट का ही यूज करेंगे मुझे लग रहा है। वाइट का यूज करने पर ज्यादा सही आएगा। ठीक है, हाँ, वाइट ज्यादा क्लियर दिख रहा है। ठीक है, वाइट ज्यादा क्लियर दिख रहा है। ठीक ना, वाइट ज्यादा क्लियर दिख रहा है। अब देखिए तो यहां पर जो है बिहार में बच्चों इन्होंने पटना में, बंगाल में ढाका में, ठीक है, और काशिम बाजार में भी कई कारखाने खोले। तो ये सारे कारखाने, अब इसको मैपिंग के थ्रू आप बच्चों पूरा बना लीजिएगा, यानी इंडिया का मैप बना के कौन सा कारखाना कहां पर अंग्रेजों ने कब खोला फैक्ट्री वाइज, आप उसकी एक मैपिंग कर लेना, जिससे आपको याद करना और आपको समझना भी बच्चों आसान होगा, क्योंकि आप विजुलाइज कर पाओगे आसानी से। ठीक है, अब देखिए
ये आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी है बच्चों सूरत की। चलो मैं विजुअलाइज करा देता हूं। ये सूरत की फैक्ट्री है और ये बॉम्बे की फैक्ट्री है। ईस्ट इंडिया कंपनी की बंबई वाली फैक्ट्री जो गेरोल्ड अंगियार ने इस शहर को बनाया था। गेरोल्ड अंगियार बच्चों इस शहर को क्या करता है, स्टेब्लिश करता है। ठीक है, गेरोल्ड अंगियार। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा तो बच्चों ईस्ट इंडिया कंपनी बालाशोर 1633 उड़ीसा में। ठीक है, और यहाँ पर हुगली 1651 बंबई बंगाल। हुगली कहाँ है, बंगाल में है। तो पहले हुगली किसके अधीन था, पुर्तगीजों के अधीन था। ठीक है, पुर्तगीजों के अधीन था। पटना बच्चों, ठीक है, ओपीएम, यहाँ अफीम का प्रोडक्शन होता था पटना में। पटना में अफीम का प्रोडक्शन किया जाता था। और यहाँ पे आप देखेंगे काशिम बाजार जो बच्चों आपके बंगाल में है। काशिम बाजार में जूट का प्रोडक्शन होता था। यहाँ पर जूट का प्रोडक्शन होता है। काशिम बाजार में जूट का प्रोडक्शन होता था। यहाँ पे जूट का प्रोडक्शन होता था। अब 1691 में फरमान औरंगजेब ने बच्चों जारी किया था कि निश्चित वार्षिक राशि के बदले में बंगाल में चुंगी रहित व्यापार की अनुमति अंग्रेज कंपनी को दी जाती है। ठीक है, ये फरमान औरंगजेब द्वारा जारी की गई थी। ठीक है, ये फरमान बच्चों औरंगजेब द्वारा जारी किया गया था कि भाई आप टोल टैक्स दीजिए, आप चुंगी नहीं, इन्होंने कहा था कि औरंगजेब ने एक निश्चित वार्षिक राशि देकर बदले में बंगाल में चुंगी रहित व्यापार, यानी चुंगी नहीं देना पड़ेगा, आप आराम से व्यापार करिए। ठीक है, तो अंग्रेजों ने बच्चों हमेशा विनम्रता का भाव अपनाया तब तक जब तक आप कमजोर नहीं हो गए। इन्होंने समय समय पर क्या किया, समय समय पर आपके समक्ष नतमस्तक होकर बच्चों इन्होंने क्या किया, लाभ उठाया। जब जब इनको जरूरत लगी कि नहीं हमें अपना सर झुकाना चाहिए, इन्होंने सर झुकाया और आपसे क्या किया, लाभ लिया। ठीक है, और हालांकि शाहजहां के समय भी बच्चों इन्होंने अपनी ताकत का उपयोग करना चाहा था, औरंगजेब के समय भी किया, लेकिन औरंगजेब के समय खदेड़ दिए गए, कहां जाके, गंगा के फुल्टा द्वीप में शरण दिए। बाद में फिर जॉब चरनाक को अंग्रेजों ने भेजा, जा भाई क्षमा मांग ले, माफी मांग लो। और जॉब चरनाक आता है, सर झुका के बच्चों क्या करता है, माफी मांग लेता है। और औरंगजेब ने कहा कि भाई 1.5 लाख आप जुर्माना भर दीजिए, आप 2.5% जो है क्या करिए, चुंगी कर दे। 2.5% इन पे वो लगा दिया था, जजिया लगा दिया था बच्चों औरंगजेब ने। ठीक है, और चुंगी कर भी बढ़ा दिया, लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। अंग्रेजों को लगा कि भाई किसी भी कीमत पर एक बार हमें फिर से संबंधों को बेहतर बनाना होगा, तो अंग्रेजों ने किया जब तक औरंगजेब था। बाद में जॉब चरनाक ने ही बच्चों क्या किया, 1698 में सूतानाती, कोल, गोविंदपुर और कोलिकाता, इन तीनों गांव की जमींदारी ले लिया और इन्हीं तीनों को मिलाकर उसने क्या बनाया, कोलकाता। ठीक है, क्या बनाया बच्चों, कोलकाता। बाद में इस कोलकाता का दुर्गीकरण कर दिया गया, इसका फोर्टिफिकेशन कर दिया गया, दुर्गीकरण, और ये कहलाया विलियम फोर्ट। क्या कहलाया बच्चों, विलियम फोर्ट। तो विलियम फोर्ट जो है, ठीक है, फोर्ट विलियम या विलियम फोर्ट दोनों कह सकते हैं आप। उस समय विलियम जो है राजा हुआ करते थे इंग्लैंड के। विलियम उस समय क्या थे, इंग्लैंड के राजा थे, उन्हीं के नामकरण पर बच्चों इसका नामकरण हुआ था। और बेसिकली जो है आप देखेंगे यहां पर जो है, तो आपको यहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि जब फोर्ट विलियम बन गया, दुर्गीकरण कर दिया गया इसका, तो यहाँ के चार्ल्स आयर जो है पहले चेयरपर्सन नियुक्त किए गए। चार्ल्स आयर जो है फर्स्ट चेयरपर्सन नियुक्त हुआ। चार्ल्स आयर बच्चों पहला चेयरपर्सन नियुक्त किया गया, यानी पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक है, पहला अध्यक्ष जो है क्या किया गया, नियुक्त किया गया। ठीक, पहला अध्यक्ष जो है उसे क्या किया गया, बनाया गया। ठीक है, अंग्रेजों का बच्चों देखिए यहां पे करें कि पूर्वी भारत में कंपनी की अपने व्यापार के लिए माल जैसे कपड़े का थान हो गया, सिल्क हो गया, चीनी हो गया, सोरा हो गया, देश के अंदरूनी हिस्सों में
लाना पड़ता था। यानी जैसे भारत के अंदर, अब चूंकि जो ब्रिटिश कंपनी थी इसने बच्चों केवल मसालों के ट्रेडिंग पर फोकस नहीं किया, बल्कि भारत में जूट, कच्चे माल, कपड़े, सूती कपड़े, इन सारी चीजों पर भी इन्होंने फोकस किया। तो ये सारी चीजों का प्रोडक्शन जो है, इन सभी चीजों का प्रोडक्शन जो है कोस्टल एरिया में तो होता नहीं है, आपके इंटरनल फील्ड में है। तो वहां से इनको क्या करना पड़ता है, उन चीजों को पहले कोस्टल एरिया में लाएंगे, फिर ये क्या करेंगे, बंदरगाहों से व्यापार करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे वही कह रहा है कि पूर्वी भारत में कंपनी को अपने व्यापार के लिए माल जो है वो जैसे कपड़ा हो गया, ठीक है, सिल्क हो गया, चीनी, रेशम, इन सारी चीजों को जो है अंदरूनी हिस्से में लाना पड़ता था। ठीक है, देश के अंदरूनी हिस्सों में लाना पड़ता था। इसके लिए उन्हें कई जगह चुंगी और सीमा शुल्क देना पड़ता था। इसके लिए बच्चों उन्हें कई जगह चुंगी और सीमा शुल्क जो है अंग्रेजों को देना पड़ता था। ठीक है, क्योंकि ये भारत के अंदर भी व्यापार करते थे। तो 1651 में इनको अनुमति मिली थी, 1656 और 1672 1672 में इनको फरमान मिला था बच्चों, और उन्हें इन बाधाओं से मुक्ति मिल गई थी। कई बार इनको जो है फरमान जारी करके इनको इन चीजों से क्या की गई, छूट दी गई। ठीक है, कई बार बच्चों इनको इन चीजों से क्या की गई, छूट दी गई, और बदले में जो राजा होते थे इनसे कुछ थोड़ी बहुत राशि जो है वो ले लेते थे। ठीक है, थोड़ी बहुत राशि जो है वो ले लेते थे, बदले में इनको ट्रेडिंग करने का परमिशन दे देते थे विदाउट एनी टैक्स, विदाउट एनी शुल्क। ठीक, अब आप देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 19 वर्षों के अंदर 3 प्रमुख बंदरगाह उसने बना लिए, एक बंबई, मद्रास और कोलकाता, यानी पूरब, पश्चिम और दक्षिण भारत का जो भी पूरा कोस्टल एरिया है उसको इन्होंने कवर कर लिया। ठीक है, यानी 3 ऐसे महत्वपूर्ण प्लेसेस इन्होंने पूरी तरह स्टेब्लिश कर लिया जहां से ये अब पूरे व्यापार पर कंट्रोल कर सकते थे। ठीक है, पूरे व्यापार पर बच्चों कंट्रोल कर सकते थे, जिसमें इन्होंने जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी उसको क्या बनाया, मुख्य बनाया। ठीक है, और इन्होंने सारा का सारा फोकस बच्चों किस पे किया, बंगाल पे, बंगाल को सबसे मुख्य प्रेसिडेंसी बनाया। ठीक है, और कहते हैं बंगाल के कारखाने प्रेसिडेंसी और परिषद के अधिकार में आ गए, जिसका मुख्यालय फोर्ट विलियम नामक किले बंदोबस्ती थी, और कोलकाता नामक अंग्रेजीकरण करके कलकत्ता कर दिया गया। बाद में इसका कोलकाता का नाम आगे चलकर कलकत्ता कर दिया गया। हालांकि वर्तमान में कोलकाता कहते हैं, लेकिन उस समय आगे चलकर इसे कलकत्ता किया गया। तो कोलिकाता, कलकत्ता और कोलकाता। ठीक है, ये आज वर्तमान में क्या है, कोलकाता है। वर्तमान में हम क्या कहते हैं, कोलकाता कहते हैं। तो इस तरह जो है इन्होंने बच्चों, कहते हैं ना कि एक स्टेटमेंट है हिस्टोरियंस का, वो कहता है कि यदि जो चाबी क्लायू ने बंगाल में खोजी, यदि वो चाबी डुप्ले ने बंगाल में खोजा होता तो भारत में इतिहास अंग्रेजों का नहीं फ्रांसीसियों का होता। क्योंकि ये सही है, क्योंकि बंगाल उस समय हिंदुस्तान का सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य था। भाई बंगाल में आपका वर्तमान उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, ये सभी शामिल थे। ठीक है, पूरी ये सारा भौगोलिक क्षेत्र बंगाल के अधीन आता था। और दूसरा, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में हो रहा था, उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जिन चीजों की डिमांड थी वहां के ग्रोथ के लिए, ठीक है, जिस कच्चे माल और रॉ मटेरियल की जरूरत थी, वह उस समय कहां मिलता, बंगाल में मिलता। ठीक है, तो यहां पर अंग्रेजों ने बंगाल पर अपना ध्यान केंद्रित करके वहां से जो आर्थिक लाभ इन्होंने अर्जित किया, उसी आर्थिक लाभ से आगे चलकर भारत को क्या किया, जीता। कहते हैं भारत के धन से ही भारत को जीता गया, और अब भारत के धन से ही भारत का व्यापार होगा। यानी अब इंग्लैंड क्या करेगा, यूरोप से बुलियंस नहीं लाएगा, सोना चांदी वहां से बच्चों नहीं लाएगा, आपके यहां ही वो मुद्रा बनाएगा, आपके आर्थिक लाभों पर वो क्या करेगा, अधिकार करेगा, और यहीं से बच्चों वो अपना व्यापार क्या करेगा, चलाएगा। यानी अपनी जो कास्ट प्राइस है वो क्या हो गई, 0 हो गई, लागत जो है वो 0 हो गई, और लाभ जो है वो 100% हो गया। ठीक है, लाभ आपका क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा, और इस 100% लाभ को आगे फरखुशियर बच्चों क्या करेगा, और ज्यादा मजबूत कर देगा। जब मुगलिया सल्तनत में औरंगजेब की मृत्यु होगी, औरंगजेब की मृत्यु बच्चों 3 मार्च 1707 को होती है, तो 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलिया सल्तनत जो है अपने ही आंतरिक विवादों में इतनी उलझ जाएगी कि वह किसी भी बाह्य शक्ति के मुकाबला करने की स्थिति में नहीं रह जाएगी। ठीक है, अब उसके पास किसी भी बाह्य शक्ति का मुकाबला करने की परमिशन या उसकी वो नहीं है बच्चों। ठीक है, तो यहां पर इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद धीरे धीरे मुगल सल्तनत ने कैप्चर कर लिया
औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया और अंग्रेजों ने इसका लाभ उठाते हुए कई छूटे और विशेषाधिकार प्राप्त किए। अंग्रेजों ने इसका लाभ उठाते हुए कई बच्चों विशेषाधिकार क्या कर लिए, अर्जित कर लिए। ठीक है, कई तरह के विशेषाधिकार उन्होंने क्या किए, अर्जित किए। ठीक है, तो अभी यहां पर देखिए, हमने अभी आपको सिर्फ इतना बताया है, ठीक है, कि अंग्रेजों ने कैसे जो है धीरे धीरे तीनों सेंटर पर अपना क्या कर लिया, अधिकार जमा लिया। ठीक है, यानी बंगाल में भी, बिहार में, बंगाल, मद्रास और कहां पे, बंबई। ठीक, सबसे महत्वपूर्ण जो फरमान है वो 1717 का है बच्चों, जब जान सुरमन के नेतृत्व में एक दल आता है मुगल बादशाह फर्रुखियर के पास, जिनको हम लंपट मूर्ख कहते हैं, सॉरी घृणित कायर कहते हैं। तो उनके पास जो दल आया उसमें एक चिकित्सक हुआ करता था, हैमिल्टन। कहते हैं कि कई दिनों से बादशाह बीमार चल रहे थे और चिकित्सक हैमिल्टन ने जब उनकी चिकित्सा कर दी तो वो इतने खुश हो गए कि उन्होंने बच्चों एक फरमान अंग्रेजों को जारी किया और उसमें ये कह दिया कि भैया ऐसा है, तुम 3000 हमें वार्षिक दे दो और बंगाल में निःशुल्क आप व्यापार कर लो। ठीक है, कोई शुल्क नहीं देना है, आप बंगाल में व्यापार करो। ठीक है, और इन्होंने एक परमिट इशू कर दिया। इस परमिट को दिखाकर अंग्रेज व्यापारी निःशुल्क व्यापार करने लगे। साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि 10,000 देकर आप बंबई और सूरत में जो है आप व्यापार कर सकते हैं निःशुल्क। तो बंबई और सूरत के व्यापार को भी बच्चों इन्होंने 10,000 रुपए के बदले क्या किया, हैंड ओवर कर दिया। तो ये जो फरमान इन्होंने जारी किया, ये बच्चों बहुत बड़ा कहीं न कहीं आघात लगा अगले मुगल सल्तनत को कुछ समय बाद। उस समय तो फर्रुखियर ने भी ये नहीं सोचा होगा कि हमारा यह जो निर्णय है हमारे ही वंश के लिए खतरनाक साबित होगा। ठीक है, हमारे ही वंश के लिए बच्चों खतरनाक साबित होगा। तो आगे अब इन्होंने मुद्रा बनाने की भी अनुमति दे दिया था। ठीक है, हालांकि उस समय मुद्राएं चूंकि स्वर्ण और चांदी धातु की बनती थी तो उनकी जो मार्केट वैल्यू थी वो उनके धातु पर डिपेंड करती थी, तो अनुमति देना गलत नहीं था, बट उन्होंने अपने भविष्य को पढ़ पाने में, उतनी बेहतर दूरदर्शिता दिखा पाने में कहीं न कहीं क्या रहे, असफल रहे। ठीक है, और ये सारी चीजें जो है मुगलिया सल्तनत के लिए बच्चों बहुत नुकसानदायक साबित हुई, या ये कहिए कि हिंदुस्तान के लिए। अब देखिए, इससे आगे अभी यहां नहीं बढ़ेंगे, इससे आगे बढ़ेंगे तो फिर बच्चों वो छूट जाएगा जो फ्रांसीसी और अंग्रेज कंपनी के बीच का द्वंद्व है। तो हम यहां तक चूंकि बंगाल, मद्रास और बंबई तीनों प्रेसिडेंसियां स्टेब्लिश कर ली। अब आते हैं यूरोपीय कंपनियों में। अगली जो कंपनी आपकी फ्रांसीसी कंपनी है जो 1664 में स्टेब्लिश होती है, ठीक है, उसको भी स्थापित कर लेते हैं और दोनों का द्वंद्व करा लेते हैं दक्षिण में। ठीक है, जिसे हम कहते हैं कर्नाटक वॉर। तो 3 कर्नाटक वॉर फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा जाएगा, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिश कंपनी बच्चों क्या होगी, विजयी होगी। और ब्रिटिश कंपनी की उस विजय ने भारत के पूरे व्यापार पर, या कहिए कि पूरे हिंदुस्तान पर अपनी मोनोपोली उसने क्या कर दिया, स्थापित कर दिया। भारत के पूरे व्यापार पर अपनी मोनोपोली उसने क्या किया, स्टेब्लिश कर दिया। तो जब तक आप यूरोपीय कंपनियों के हिसाब से द्वंद्व को नहीं समझ लेंगे तब तक यहां पर आगे चीजें समझने में क्या होगी, दिक्कत होगी। तो हमारा जो प्रयास है कि वो पहले हम आपको यूरोपीय कंपनियों यानी अंग्रेज कंपनी और आपकी ब्रिटिश कंपनी के बीच जो द्वंद्व हुआ उसे हम आगे पढ़ा दें, तब आगे बढ़े बच्चों। ठीक है, अच्छा, इसी के साथ एक आपके लिए इंफॉर्मेशन ये है कि हमारे हरियाणा प्रोफेसर की बैच चल रही है। हरियाणा प्रोफेसर की बैच के साथ साथ नेट जेआरएफ की बैच भी चल रही है, नवजीवन बैच, नेट जेआरएफ की नवजीवन बैच चल रही है। ठीक है, नवजीवन, दोनों का प्राइस बच्चों एक ही है। ठीक है, तो आप में से जो भी जिस चीज की प्रिपरेशन कर रहा हो वो बैच ले सकता है। और 6,000 रुपए हमने फी चार्ज रखा है। नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे लिंक में, तो वहां पे आपको जो है हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा। ऐप का लिंक है डॉक्टर संजय अत्री एजुकेशन, डॉक्टर संजय अत्री एजुकेशन, डॉक्टर संजय अत्री एजुकेशन करके ऐप का लिंक दिया गया है। तो वहां पर ऐप के लिंक को डाउनलोड करके आप बैच को हमारे परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और बैच का चार्ज हमने 6,000 बच्चों रखा है। और ये हमारा नंबर है, आपको कोई भी डाउट है, ठीक है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप हमारे इस नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आपको ये नंबर ऐप में भी दिया है। आपको यहाँ पे फ्री नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, प्रिंटेड नोट्स और फ्री टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें आपको अवेलेबल हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे आप बच्चों आप कंसल्ट हमसे कर सकते हैं। तो अगली जो हमारी क्लास होगी वो फ्रांसीसी कंपनी को लेकर होगी। ठीक है, फ्रांसीसी कंपनी को डिस्कस कर लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे बच्चों। ठीक है, चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।